हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई स्टूडेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। माय नेम इज राजेश कुमार बिसोई और आज से हम COCET केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, हम 2005 से लेकर 2021 तक COCET एंट्रेंस का कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन करेंगे ईयर बाय ईयर। ओके, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे COCET 2005 का सॉल्यूशन करना। COCET का हर एक पेपर में 60 क्वेश्चन कंटेन करता है, तो हम इसको मेनली 3 सेशन में कवर अप करेंगे। हर एक सेशन में हम 20 क्वेश्चन को पिक करेंगे और उसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो आज है आपका पार्ट 1, जहां पर हम क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 20 तक हम सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सो गाइस देखिए, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द सोल्यूशन, मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाहूंगा कि किसी भी एग्जाम हो या कोई सा भी क्वेश्चन हो, आपको हमेशा उस टिप्स को फॉलो करना चाहिए ताकि आपका हर एक क्वेश्चन आसानी से बन जाए। देखिए, टिप्स ये है कि पहला, आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर केयरफुली पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद पहला काम आपका ये रहेगा कि आपको उस क्वेश्चन में डाटा क्या गिवन है, ठीक है, सपोर्टिव डाटा गिवन है, उसको पॉइंट आउट करना है। उसके बाद आपको मेनली क्वेश्चन में पूछा क्या है उसको पॉइंट आउट करना है। जब आप ये डाटा और ये क्वेश्चन क्या पूछा है ये पॉइंट आउट कर लेते हो, तो आपको इन दोनों में रिलेशन करना है कि ये रिलेशन करने के बाद आपका कौन सा वो फॉर्मूला है जो आपको लग रहा है कि ये फॉर्मूला से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, उसको आपको पहचानना है। ठीक है, जब आप ये स्टेप बाय स्टेप कर लेते हो तो आपका हर क्वेश्चन आपको इजी लगने लगता है और आपकी सॉल्यूशन आप उसको निकाल सकते हो बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो हम भी मेनली उसी स्टेप को फॉलो करेंगे, करते हुए हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 by 1। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, ए मिक्सचर ऑफ 2 moles of carbon monoxide, okay, 2 moles of carbon monoxide and 1 mole of oxygen in a closed vessel is ignited to convert the carbon monoxide to carbon dioxide। मीन्स कि जब आप 2 moles के कार्बन मोनोक्साइड और 1 mole ऑफ ऑक्सीजन लेते हो एक वेसल में, तो आपका जो 2 moles ऑफ कार्बन मोनोक्साइड ना कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, ठीक है, कन्वर्ट हो गया। ओके, उसके बाद इफ डेल्टा H इज द एंथैल्पी चेंज, ठीक है, एंड डेल्टा E इज द इंटरनल एनर्जी, जिसको आप डेल्टा U के तौर पर भी आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हो, देन आपका कौन सा रिलेशन जो है आपका सही हो सकता है। देखिए, तो पहले चलिए हमें डाटा जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। डाटा ये गिवन है कि 2 molecules ऑफ कार्बन मोनोक्साइड है प्लस 1 mole ऑफ ऑक्सीजन है। ओके, 1 mole ऑफ ऑक्सीजन है, ये आपका दे रहा कन्वर्ट हो रहा है टू CO2 मीन्स की कार्बन डाइऑक्साइड में, और ये सारे के सारा चीज आपका गैसियस मोल्स में हो रहा है गाइस। ठीक है, ओके, ये आपको एग्जामिनर ने आपको डाटा गिवन दे दिया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि इफ डेल्टा H इज द एंथैल्पी चेंज एंड डेल्टा E इज द इंटरनल एनर्जी, मान लीजिए कि हम यहाँ पर डेल्टा U भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, देखिए, आपने थर्मोडायनेमिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी चेंज एंड योर इंटरनल एनर्जी, दैट H इज इक्वल्स टू U प्लस PV। एंड आपने और एक रिलेशन पढ़ा होगा गैसियस स्टेट में, दैट इज PV इज इक्वल्स टू डेल्टा NgRT, ये पढ़ा होगा आपने। मान ली, तो सपोज हम क्या करते हैं कि PV की वैल्यू को लेकर यहां पर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हमें कुछ रिलेशन ये मिल जाएगा, दैट इज H इज इक्वल्स टू U प्लस NgRT। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। मेनली हमें ये जो डेल्टा Ng की कैलकुलेशन के लिए एग्जामिनर ने हमें ये जो रिएक्शन है ये गिवन किया था। चलिए डेल्टा Ng कैलकुलेशन करते हैं। देखिए, डेल्टा Ng इक्वल्स टू, डेल्टा Ng मतलब कि नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स इन रिएक्टेंट। तो देखिए, नंबर ऑफ गैस प्रोडक्ट में कितने गैसियस मोल्स हैं, 2 हैं। ठीक है, सॉरी, 2 गैसियस मोल्स हैं। ओके, 2 माइनस रिएक्टेंट में कितने हैं, रिएक्टेंट में 2 + 1 3, तो 3 गैसियस मोल्स हैं। तो आपकी डेल्टा Ng की वैल्यू होता है -1 आ गया। तो अगर हम यहां पर इस वैल्यू को पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि डेल्टा H इज इक्वल्स टू आपका डेल्टा U माइनस RT। ठीक है, मैंने डायरेक्टली पुट कर दिया, तो आपको ये रिलेशन आपको मिल गया, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U माइनस RT। आपको यहां तक ही पहुंचना था, आपको अभी आंसर मिल जाएगा। देखिए, डेल्टा U से कुछ RT की अमाउंट घटाने के बाद आपको डेल्टा H मिल रहा है, तो
आपको ये समझ में आ रहा है कि डेल्टा यू जो है वो बड़ा सा अमाउंट है, जिससे आपको आरटी घटाने के बाद ही आपको डेल्टा एच मिल रहा है। दैट मीन्स कि आपका जो डेल्टा यू है या जो क्वेश्चन में डेल्टा ई गिवन है वो ग्रेटर देन है डेल्टा एच से, ठीक है। सो दैट मीन्स कि डेल्टा ई इज ग्रेटर देन डेल्टा एच। आपको ये क्वेश्चन में से ये रिलेशन आपको मिला और यही रिलेशन आपका ऑप्शन 2 में है। देखिए डेल्टा ई इज ग्रेटर देन डेल्टा एच, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन कंप्लीटली समझ में आया होगा और साथ साथ इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या कंसेप्ट यूज किए, क्या क्या फॉर्मूला यूज किया, ठीक है, और किस वे में हम इस क्वेश्चन को अप्रोच किया। तो आपको आई होप कि ये सारे चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब चलिए हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो गाइस सेकंड क्वेश्चन आपका है द कूलिंग इन रेफ्रिजरेटर इज ड्यू टू, जो रेफ्रिजरेटर में कूलिंग सिस्टम है वो किस फेनोमेना या किस रीजन की वजह से है। रिएक्शन ऑफ द रेफ्रिजरेटर गैस, एक्सपांशन ऑफ आइस, एक्सपांशन ऑफ द गैस इन द रेफ्रिजरेटर, द वर्क ऑफ द कंप्रेसर। देखिए ये गाइस ये क्वेश्चन कंप्लीटली इंफॉर्मेटिव है, आपको रेफ्रिजरेटर का मैकेनिज्म कुछ आना चाहिए। देखिए तो इस जो क्वेश्चन पूछा है द कूलिंग इन द रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर में कूलिंग का रीजन क्या है। रीजन गाइस सिंपल सा ये ऑप्शन 3 का आंसर होगा द एक्सपांशन ऑफ द गैस इन द रेफ्रिजरेटर। आपको मैं कुछ शॉर्टकट में आपको ट्राई करूंगा समझाने के लिए कि देखिए रेफ्रिजरेटर के नीचे आपने देखा होगा एक बॉक्स होता है, ठीक है, जिसको शायद हम कंप्रेसर बोलते हैं। वहां पर आपका जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और एक्सेट्रा कुछ गैसेस होती हैं वो लिक्विड फॉर्म में कंप्रेस्ड होकर हाई प्रेशर में रहते हैं, ठीक है। तो वो गैस क्या करते हैं उस कंप्रेसर से जब रिलीज होते हैं तो प्रेशर रिलीज होता है, और आपको पता है जब प्रेशर रिलीज होती है तो होता क्या है कि आपका जो लिक्विड है वो गैसेस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। और एग्जैक्टली वही जो लिक्विड होता है जो हाई प्रेशर में था वो जब कंप्रेसर से बाहर आ जाता है, मींस की फ्रीज में आ जाती है, रेफ्रिजरेटर में आ जाती है, तो वो गैस क्या करती है कूलनेस, मींस की कूल हो जाता है। मींस की जब हाई प्रेशर में होता है तो टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, जब प्रेशर रिलीज होता है तो आपको पता है टेम्परेचर भी कम होता है। तो ठीक है, जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो हमें कूलनेस फील होती है, तो यही मैकेनिज्म काम करता है। सो दैट्स व्हाई आपका आंसर ये बन जाएगा द एक्सपांशन ऑफ द गैस इन द रेफ्रिजरेटर, ठीक है। जब रेफ्रिजरेटर में गैस की एक्सपांशन होती है फ्रॉम कंप्रेसर, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तब आपका ये रेफ्रिजरेटर कूल होना स्टार्ट होता है, ठीक है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था और इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि फॉर ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम है, ओके, डेल जी इज इक्वल्स टू 0, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, डेल जी इज इक्वल्स टू 0 अंडर कंडीशंस ऑफ कांस्टेंट क्या क्या क्या, मींस कि आपको कौन से जो पैरामीटर्स है कांस्टेंट होने के बाद ही आपका डेल्टा जी जो होता है वो इक्विलिब्रियम पे 0 होता है, ठीक है। देखिए आपको, और क्या पेन चेंज कर लेते हैं, ब्लैक पेन कर लेते हैं, अच्छा दिखेगा, वेट। देखिए तो इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे। तो देखिए आपको गिवन है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू 0, और आपको ये जो डेल्टा जी इक्वल टू 0 है ये किस कंडीशन में आपको पॉसिबल हो सकता है। देखिए आपने थर्मोडायनामिक्स में एक रिलेशन पढ़ा होगा, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू VdP माइनस SdT, ओके, VdP माइनस SdT, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ये रिलेशन आपको आ रहा होगा। देखिए इस रिलेशन से ही आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहां पर वेरिएबल कौन से, मींस की चेंज कौन से हो रहे हैं, प्रेशर एंड टेम्परेचर। देखिए यहां पर डीपी का मीनिंग क्या है, डीपी का मीनिंग है प्रेशर फाइनल माइनस प्रेशर इनिशियल, ठीक है। एंड डीटी का मीनिंग क्या है, डीटी का मीनिंग है टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल, ठीक है, ओके। अब देखिए मान लीजिए कि आपने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, तो प्रेशर अगर कांस्टेंट हो गया तो फाइनल प्रेशर हो या इनिशियल प्रेशर हो, सेमी प्रेशर होगा, है ना। तो क्या होगा कि मान लीजिए कि प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर हो गया, तो 5 - 5 तो 0 हो जाएगा, मींस कि डीपी की वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं आपका 0 हो जाएगा। और अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया तो डीटी की वैल्यू भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये 0 ये भी 0, तो डेल जी की वैल्यू फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा एंड आपका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तभी आपका ये जो डेल जी इक्वल्स टू 0 है ये सेटिस्फाई हो पाएगा। सो दैट्स व्हाई हमारा आंसर सिंपली ये बन जाएगा।
तो ये गाइस ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बस आपको डेल्जी का रिलेशन याद रहना था। अगर आपको डेल्जी का रिलेशन याद था तो आप इजीली इस क्वेश्चन को अप्रोच कर लेंगे, ठीक है। ओके, सो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन 4 आपका ये कह रहा है कि मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ ए लिक्विड इज 6 किलो जूल पर मोल, ठीक है। मतलब कि आपका ये बोल रहा है कि डेल्टा जो H ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो आपका क्या है कि 6 किलो जूल पर मोल, ठीक है, 6 किलो जूल पर मोल ये आपका गिवन है। इफ द एंट्रोपी चेंज इज 16 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है, मींस कि आपका जो एंट्रोपी होता है S इज इक्वल्स टू, एंट्रोपी को हम S से डिनोट करते हैं, तो S इज इक्वल्स टू 16 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है, 16 जूल पर केल्विन पर मोल। ये जो दो डाटा है ये आपको गिवन है, ठीक है। अभी पूछा क्या है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज, मींस कि आपको अभी देखो ये डाटा दो गिवन था, अभी पूछा क्या है, पूछा आपको है बॉइलिंग टेम्परेचर TB, बॉइलिंग टेम्परेचर आपको पूछा है, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा हम नेक्स्ट पेज में जाकर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए आपको पूछा था बॉइलिंग टेम्परेचर, और आपको पता होगा ये क्वेश्चन भी आपका सेम थर्मोडायनेमिक्स से है। देखिए तो अब यहां से आप थोड़ा कनेक्शन लगाइए कि थर्मोडायनेमिक कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहां से अभी तक तो 3 क्वेश्चंस आ गए हैं एक ही पेपर में, ठीक है। देखिए अभी थर्मोडायनेमिक में एक रिलेशन था कि S इज इक्वल्स टू एंट्रोपी इज इक्वल्स टू H वेपोराइजेशन, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन बॉइलिंग टेम्परेचर। यह आपका एक रिलेशन है थर्मोडायनामिक्स में, ठीक है। तो यहां से देखिए अब तो आपका सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि आपको एंट्रोपी गिवन है, H ऑफ वेपोराइजेशन गिवन है, बस आपको बॉइलिंग टेम्परेचर निकालना है। तो देखिए अगर TB इक्वल्स टू H ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन S आ गया, तो H वेपोराइजेशन की वैल्यू क्या दिया था, वैल्यू दिया था आपको 6 किलो जूल पर मोल, ठीक है, 6 किलो जूल पर मोल डिवाइडेड अपॉन आपको एंट्रोपी क्या दिया था 16 जूल पर केल्विन पर मोल, आपको ये वैल्यू गिवन था। ओके, तो अब आपको यहां पर सॉल्व करोगे, देखिए अब अभी कैसे सॉल्व करोगे, देखो तो इसको पहले आप कन्वर्ट कर लो, 6 किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर लो, तो 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल होता है, ठीक है। तो 6000 जूल पर मोल हो जाएगा ये, ठीक है, 6000 जूल पर मोल डिवाइड अपॉन 16 जूल पर केल्विन पर मोल हो गया ये, ठीक है, पर मोल हो गया। अब देखिए पर मोल से पर मोल कट गया, जूल से जूल कट गया, अभी केल्विन इनवर्स से ऊपर जाएगा तो केल्विन हो जाएगा। तो सिंपल है, मींस कि 6000 अपन 16, ओके 16 केल्विन हो गया। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, देखिए इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 375 केल्विन, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा 375, और किसमें आएगा, केल्विन में। और एक बात आपको इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बता दूं कि जब आप फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो या किसी भी पार्ट के आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो हमेशा आप यूनिट के साथ साथ ही रहना। जब आप यूनिट के साथ साथ रहोगे तो एंड में आपको करेक्ट आंसर मिलेगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पर यूनिट को सही से लिखा, और देखिए हमारा यूनिट आराम से कट गया और हमें केल्विन इनवर्स मिला, और केल्विन जब इनवर्स जब ऊपर चला गया तो हमें केल्विन मिल गया, ठीक है। तो आप यूनिट का भी अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को तो हमने सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस इन ऑन। तो इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि एक सिस्टम होगा जिसका इनिशियल टेम्परेचर कुछ होगा और टेम्परेचर में बाद में डिक्रीजमेंट आ गया है, तो ऐसा इनमें से कौन से जो सिस्टम है देखा जाएगा। देखिए तो आपको और एक चीज भी हमेशा क्वेश्चन में करना है कि आपको ऑप्शन एलिमिनेशन का ट्रिक भी यूज करना है। देखिए आपको ये मेनली टेम्परेचर डिक्रीज की बात कर रहा है एक सिस्टम में, दैट मीन्स कि इनिशियली कुछ टेम्परेचर है, बाद में जाकर डिक्रीज कर रहा है, मीन्स कि सिस्टम में टेम्परेचर की चेंजेस आ रहे हैं। और देखिए ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 में जो है आइसोथर्मल की वर्ड गिवन है, और आपको पता है कि आइसोथर्मल मतलब कि टेम्परेचर कांस्टेंट। अभी टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर चेंज कैसे होगा, दैट मीन्स कि ये ऑप्शन तो आपको पहले क्रॉस कर लेना चाहिए ऑप्शन एलिमिनेशन के तहत। अब बच गया एडियाबैटिक कंप्रेशन एंड एडियाबैटिक एक्सपांशन, तो आपको ये भी आपका थर्मोडायनेमिक का क्वेश्चन है, तो आपको ये आपको एक इंफॉर्मेशन आपको आना चाहिए कि एडियाबैटिक एक्सपांशन में आपका जब एडियाबैटिक एक्सपांशन में
गाइस क्या होता है कि टेम्परेचर का रिलेशन होता है कि T1 इज ग्रेटर देन T2 होता है, ठीक है। और कंप्रेशन के केस में, आपकी एडियाबैटिक कंप्रेशन के केस में क्या होता है कि T2 इज ग्रेटर देन T1 होता है। ये रिलेशन होता है। अब ये रिलेशन के बेसिस पर ही आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए, एडियाबैटिक एक्सपांशन कहता है कि जो इनिशियल टेम्परेचर है वो फाइनल टेम्परेचर से ज्यादा है। मतलब कि इनिशियल में जो, मान लीजिए कि इनिशियल में आपका टेम्परेचर है 300 केल्विन और बाद में आपका टेम्परेचर हो जा रहा है 270 केल्विन, मतलब कि बाद में जाकर आपके टेम्परेचर डिक्रीज कर गया। और आपको वही तो पूछा है, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस, किस सिस्टम में टेम्परेचर डिक्रीज किया। देखिए यहां पर 300 था, बाद में जाकर 270 में डिक्रीज कर गया। तो आपका ये किस में हुआ, ये एडियाबैटिक एक्सपांशन में हो रहा है। तो आपका आंसर बन जाएगा एडियाबैटिक एक्सपांशन। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन ये पूछता द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस इन ऑन, किस सिस्टम में टेम्परेचर इंक्रीज करता है, तो आप सिंपली ये बता देते कंप्रेशन में, एडियाबैटिक कंप्रेशन में। क्योंकि एडियाबैटिक कंप्रेशन में क्या होता है कि फाइनल टेम्परेचर इनिशियल से ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको कहीं पर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो गाइस चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करा है, पहले चलिए देख लेते हैं। 15 मोल्स ऑफ H2 and 5.2 moles of I2 are mixed and allowed to attain equilibrium at 500 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि 15 मोल्स ऑफ H2 को लिया गया, 5.2 मोल्स ऑफ I2 को लिया गया, उनको अलाउ किया गया, मिक्स करके उनको अलाउ किया गया टिल इक्विलिब्रियम तक, ठीक है, ओके। एट इक्विलिब्रियम द कंसेंट्रेशन ऑफ HI इज फाउंड टू बी 10 मोल्स। जब इक्विलिब्रियम तक पहुंचे हम, तो हमको ये मिला कि HI की 10 मोल्स प्रेजेंट है एट इक्विलिब्रियम में, ठीक है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ HI इज, जो HI की फॉर्मेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगा। मतलब यहां पर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो पहले चलिए फर्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हम चलिए रिएक्शन को ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन कुछ ऐसा है कि H2 प्लस I2 इक्विलिब्रियम गिव्स राइज टू 2HI। अभी इनिशियली क्या है कि इनिशियली H2 का 15 मोल्स प्रेजेंट है, I2 का 5.2 मोल्स प्रेजेंट है और इसका कुछ फॉर्मेशन ही नहीं हुआ होगा। जब ये इक्विलिब्रियम तक पहुंचा होगा, क्या हुआ होगा कि 15 से कुछ x अमाउंट रिडक्शन हुआ होगा, 5.2 अमाउंट इसमें से कुछ रिडक्शन हुआ होगा, और आपको यहां पर 2HI है तो 2x कुछ फॉर्म हुआ होगा। ऐसे तो आप करते हो ना इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो हमने भी सिंपल ऐसा ही किया। अब देखिए एक डाटा गिवन है कि एट इक्विलिब्रियम द कंसेंट्रेशन ऑफ HI इज फाउंड टू बी 10 मोल्स। इसकी ये जो कंसेंट्रेशन हमें मिला HI का इक्विलिब्रियम में, इसका वैल्यू कितना है कि 10 मोल्स, मतलब 2x इक्वल्स टू 10 मोल्स है। दैट मीन्स कि x इक्वल टू कितना होगा, x इक्वल टू 5 होगा। तो हमें x की वैल्यू 5 मिल गया। अब x की वैल्यू को यूज करके हम इक्विलिब्रियम में H2 की वैल्यू और I2 की वैल्यू भी इसके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको डिसाइड करें तो 15 माइनस 5 और 5.2 माइनस 5 और, ठीक है, और 2 इंटू 5, तो हमें कुछ मिल जाएगा कि यहाँ पर 10 मिल जाएगा, यहाँ पर 0.2 और यहाँ पर 10। मतलब इक्विलिब्रियम पे H2, I2 और HI की ये मोल्स आपको मिल गए। अभी आपको पूछा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालना है, तो पहले आप इस जो रिएक्शन गिवन है इसके लिए आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा उसको लिख लेते हैं। Kc क्या होगा, आपका Kc की वैल्यू क्या होगा, देखिए HI की कंसेंट्रेशन के स्क्वायर, क्योंकि कोएफिशिएंट आपका 2 है और आपको पता है कि जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखते हैं कि तब क्या होता है कि आपका जो कोएफिशिएंट है वो पावर में चला जाता है, ठीक है। HI की कंसेंट्रेशन के स्क्वायर अपॉन H2 की कंसेंट्रेशन इनटू I2 की कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो यह आपको K की, तो बस सिंपल हम बस इसकी जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो इक्विलिब्रियम में HI की कंसेंट्रेशन क्या थी, 10 मोल्स, तो 10 की पावर स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2 की क्या थी, H2 की 10 थी, इनटू I2 की क्या थी 0.2 था, सॉरी। तो 10 के स्क्वायर क्या आ रहा है 100 अपॉन 10 इंटू 0.2 क्या आएगा 2, तो 2 डिवाइड जो 100 डिवाइड अपॉन 2 आपका आंसर आ जाएगा 50। तो 50 ऑप्शन में है क्या, हाँ जी 50 आपका ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में 50 है, तो 50 बन जाएगा आपका आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस आपको सिंपल इक्विलिब्रियम का जो कंडीशंस होते हैं वो आपको फॉलो करना था, ठीक है, और क्वेश्चन बहुत ही इजी था। तो चलिए अब हम मूव कर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। मैं इरेज कर लेता हूं इसको, देखिए तब तक। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि if in the reaction N2O4
कन्वर्टेड होता है टू NO2 में, X is the part of N2O4 which dissociate, then the number of molecules at equilibrium will be। ठीक है, अगर आपका N2O4 से 2NO2 तक कन्वर्जन होता है और X कुछ पार्ट जो है जो कि N2O4 से डिसोसिएट होता है, तो इक्विलिब्रियम में आपका कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो ये भी सिंपल सा आपका इक्विलिब्रियम का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, तो अप्रोच कैसे करते हैं, चलिए करते हैं अप्रोच। देखिए, तो पहले क्या करते हैं, हम नॉर्मली जो इक्वेशन है, हम उस रिएक्शन है उसको लिख लेते हैं कि N2O4 आपका जा रहा है 2NO2 में। ठीक है, अभी सिंपली इनिशियली क्या हुआ होगा कि कुछ मान लीजिए कि वन अमाउंट प्रेजेंट है, इसका कुछ प्रेजेंट नहीं हुआ होगा। जब इक्विलिब्रियम पहुंचा होगा तो 1 से, तो गाइस देखिए, जब इक्विलिब्रियम पहुंचा होगा तो 1 से कुछ x अमाउंट डिडक्ट हुआ होगा और यहां पर कुछ 2x फॉर्म हुआ होगा। ठीक है, इतना तो हुआ होगा ना। तो ये आपके इक्विलिब्रियम में N2O4 की 1 - x मोल्स प्रेजेंट है और इक्विलिब्रियम में NO2 के आपके 2x मोल्स प्रेजेंट है। अभी आपको वही पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट इक्विलिब्रियम में आपके टोटल मॉलिक्यूल्स कितना है। तो सिंपल, N2O पर कितने मॉलिक्यूल्स है, NO2 कितने मॉलिक्यूल्स है, सिंपल इसको ऐड कर दीजिए आप। ठीक है, जब आप ऐड कर दोगे तो क्या होगा कि 1 - x प्लस 2x, तो 1 - x प्लस 2x आपका क्या आ जाएगा, 1 + x। ठीक है, और ये आपका ऑप्शन में भी है 1 + x, तो आपका सिंपली आंसर 1 + x बन गया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बस आपको जनरल जो इक्विलिब्रियम में हम जो स्टेप फॉलो करते हैं, आपको बस वही फॉलो करना था। ठीक है, चलिए, तो अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ दिस डज नॉट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस नहीं करता। ठीक है, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, क्या नेचर ऑफ द रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस नहीं करते, कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। देखिए, रिएक्टेंट की नेचर आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कि ऐसा रिएक्टेंट आपने लिया है जो कि एक दूसरे में बहुत रिएक्टिव है, तो आपका बहुत ही फास्ट रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगा, तो आपका तो रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्ट हो गया, इन्फ्लुएंस हो गया। मान लीजिए कि आपने रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन ज्यादा ली है, तो आपकी रिएक्टेंट भी उस हिसाब से ज्यादा हो सकता है, आपकी कंसेंट्रेशन के हिसाब से। ठीक है, टेम्परेचर, मान लीजिए कि आपने टेम्परेचर ले लिया, तो टेम्परेचर से होता क्या है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, जो इंटरनल एनर्जी, वो बढ़ जाती है ड्यू टू आप जब टेम्परेचर बाहर से देते हो तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाती है। जब एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगी तो उनके रेट में भी इन्फ्लुएंस आएगा। पर जब मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन है ना, वो आपका रेट ऑफ रिएक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं लाता, क्योंकि जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शंस होती है उसके हेल्प से बस हम ऑर्डर को डिफाइन करते हैं, ऑर्डर के ऊपर कमेंट करते हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, बट हम रिएक्शन के रेट को ये किसी भी तरह भी इन्फ्लुएंस नहीं करता। ये एक इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन था, इसका डायरेक्टली आपका आंसर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शंस हो जाएगा। ठीक है, ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए फटाफट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9। फर्दर रिएक्शन A + B gives rise to C। ओके, A + B आपको C दे रहा है। इट इज फाउंड दैट डबलिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ A increases the rate by 4 times and doubling the concentration of B doubles the reaction rate. What is the overall order of the reaction? Okay, पहले तो हम रिएक्शन को ही लिख लेते हैं। A + B आपका gives rise to C। अभी वो कह रहे हैं कि रेट के ऊपर कमेंट कीजिए। ठीक है, मींस कि रेट के ऊपर उन्होंने कमेंट किया है कि जब A की कंसेंट्रेशन वो डबल कर रहे हैं, रेट आपका 4 टाइम्स हो रहा है। देखिए, तो ये आपका क्वेश्चन आ गया काइनेटिक्स से। तो काइनेटिक्स में आपका रेट के लिए रिलेशन क्या था, आप पहले उसको लिख लीजिए। रेट के लिए आपका रिलेशन क्या था, मान लीजिए कि इस जो रिएक्शन के लिए हम रेट की एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, कंसेंट्रेशन इनटू A इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ B। अब देखिए क्वेश्चन में ये गिवन है कि जब आप A की कंसेंट्रेशन को डबल करोगे, मींस कि आप 2 टाइम्स करोगे, तो रेट आपका 4 टाइम्स। तो आपने जब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस पढ़ा होगा, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, तो वहां पर एक कंडीशन था कि मान लीजिए कि आपने कंसेंट्रेशन को इंक्रीज 2 टाइम्स आपने किया है और आपका रेट जो है 4 टाइम्स हो गया, मींस कि उसके डबल हो गया, मींस कि 2 टाइम्स आपने कंसेंट्रेशन इंक्रीज किया और आपका रेट जो है 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। ये इंडिकेट करता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को। ठीक है, और क्या है कि जब आप
डबल द कंसेंट्रेशन ऑफ बी डबल्स द रिएक्शन। मींस कि आप बी का जितने टाइम्स आपने कंसेंट्रेशन को इंक्रीज किया बस उतनी ही टाइम आपके रिएक्शन में इंक्रीज हुआ। मतलब कि ये इंडिकेट करता है कि ए की जो ऑर्डर है ना, ए का कंसेंट्रेशन जो सेकेंड ऑर्डर है और बी का है ना फर्स्ट ऑर्डर है। क्योंकि जब आप ए की कंसेंट्रेशन को डबल करोगे ना वो 2 के स्क्वायर 4 में आ जाएगा, तभी आपका वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो सकता है। और जब आप बी की कंसेंट्रेशन को डबल करोगे ना तब वो 2 की पावर 1 आकर वही सेम आपको 2 आएगा जो कि रिएक्शन रेट को डबल ही करेगा। तो अब यह आता है आपका जो क्या है 2 और 1। जब आप क्या करते हो कि जब आप ओवरऑल ऑर्डर निकालते हो तो आप इंडिविजुअली जो पावर है ना उसको सम करना रहता है। अगर हम यहाँ पर 2 + 1 करेंगे तो हमें आ जाएगा आंसर 3। मतलब कि ओवरऑल जो ऑर्डर है, ओवरऑल जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है वो आपका 3 है। ठीक है, ये भी आपका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। बस आपको सिंपल रिलेशन आपको आना चाहिए था कि जो काइनेटिक्स में आपका कंसेंट्रेशन की जो रेट कंसेंट्रेशन को आप चेंज करने से किस किस ऑर्डर में आपका जो रेट है वो किस हिसाब से चेंज होता है। ठीक है, ओके। तो चलिए, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए हम चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कशन करते हैं। देखिए, द रेट एट व्हिच ए सब्सटेंस रिएक्ट डिपेंड ऑन इट्स, जिस रेट से एक सब्सटेंस रिएक्ट करता है, मींस की एक सब्सटेंस एक रिएक्टेंट है, उसकी रेट मींस की उसकी जो रिएक्शन करने की रेट उसकी किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर सकता है। ठीक है, एटॉमिक वेट के ऊपर डिपेंड कर सकता है क्या, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट, एक्टिव मास। सॉरी, देखिए यहां पर ये भी आपका एक इंफॉर्मेटिव है, इसकी लिटिल बिट आपका इंफॉर्मेटिव है और कंसेप्चुअल भी थोड़ा है। देखिए, द रेट एट व्हिच ए सब्सटेंस रिएक्ट डिपेंड ऑन इट्स, सीधा सीधा आपको ये बोल रहा है कि रेट आपका इन्हीं में से किसके ऊपर डिपेंड करेगा। हम अभी ये चीज यहां पर हमने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में ये चीज हमने लिखा कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन। ठीक है ना, क्योंकि हमने यहां पर ए की कंसेंट्रेशन लिया था, बी की कंसेंट्रेशन लिया था। ठीक है, तो दैट मीन्स कि आपका जो रेट होता है, रेट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, कंसेंट्रेशन होता है। ठीक है, कंसेंट्रेशन। और आप देखो अभी कंसेंट्रेशन क्या होता है गाइस, देखिए कंसेंट्रेशन होता है मोल्स पर लीटर। मींस की फॉर एग्जांपल 1 लीटर पानी में आपका एक सब्सटेंस का कितने मोल्स डिजल्स है वही आपका कंसेंट्रेशन होता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसको बहुत ही अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए कि एक वाटर बीकर है, ठीक है, जिसमें ये सब आपकी वाटर्स हैं। ठीक है, ये सब आपकी वाटर्स हैं। मान लीजिए कि मैं कोई एक सब्सटेंस लाता हूं जिसका मेरे पास 10 ग्राम है। ठीक है, 10 ग्राम प्रेजेंट है, इसको मैं पानी में डिप करता हूं। मान लीजिए कि इसका 7 ग्राम जो है, 7 ग्राम वैल्यू जो है वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है आयंस की फॉर्म में। तो दैट मीन्स कि जो कंसेंट्रेशन अभी वो सब्सटेंस का कंसेंट्रेशन क्या हुआ कि कंसेंट्रेशन 7 ग्राम 1 लीटर पानी में जाकर डिसॉल्व हुआ, ना कि इसकी जो ओरिजिनल जो वैल्यू थी 10 ग्राम्स उसको हम कंसेंट्रेशन नहीं कहेंगे, हम कहेंगे 7 ग्राम्स को। मतलब कि उसकी ओरिजिनली कुछ मास था 10 ग्राम, पर उसका जो एक्टिव मास क्या है 7 ग्राम है। ठीक है ना, जो कंसेंट्रेशन होता है एक्टिव मास को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि यहां पर हमने 10 ग्राम के सब्सटेंस लिया था, तो 10 ग्राम में कुछ जो अमाउंट है 3 ग्राम की अमाउंट जो है वो अनडिसोसिएट फॉर्म में रह गया, अनरिएक्टेड फॉर्म में रह गया, और 7 ग्राम जब वो डिसोसिएट हुआ और वो कंसेंट्रेशन बनाया, और वही जो चीज आगे जाकर आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो दैट मीन्स कि रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन है। और कंसेंट्रेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंसेंट्रेशन आपका एक्टिव मास के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि आपका ओरिजिनल मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए आपका यहां पर आंसर हो जाएगा एक्टिव मास। आपका एटॉमिक वेट नहीं होगा, मॉलिक्यूलर वेट नहीं होगा और एटॉमिक नंबर भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपका यहां पर आंसर आ जाएगा एक्टिव मास। इसकी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसेंट्रेशन, और कंसेंट्रेशन आपको मिलता है एक्टिव मास से। ठीक है, तो दैट्स व्हाई रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास आल्सो। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, फर्दर रिएक्शन N2 + O2 gives rise to 2NO, the value of Kc at 800 डिग्री सेल्सियस इज 0.1। मींस की Kc की वैल्यू आपको दिया है 0.1।
When the equilibrium constant of both the reactants is 0.5 mole, what is the value of Kp at the same temperature? देखिए ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है और 10 सेकेंड में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। देखिए आपको एक रिएक्शन गिवन हुआ N2 plus O2 gives rise to 2NO, उसका आपको Kc की वैल्यू गिवन कर दिया गया 0.1। अभी आपको पूछा जा रहा है Kp की वैल्यू बताओ सेम टेम्परेचर में। देखिए चलिए पहले रिएक्शन को लिख लेते हैं, N2 गैसियस मोल प्लस O2 गैसियस मोल गिव्स राइज टू 2NO गैसियस मोल। अगर मान लीजिए कि हम यहां पर डेल्टा N को काउंट करते हैं, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, तो डेल्टा N हमने पहले ही क्वेश्चन में डिस्कशन किया था कि डेल्टा N इज इक्वल टू N ऑफ प्रोडक्ट माइनस N ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में कितने गैसियस मोल्स हैं? 2, तो 2 माइनस रिएक्टेंट में 1 + 1 2, तो डेल्टा N की वैल्यू आपको कितना आया? 0 आया। ठीक है, और आपको एक रिलेशन केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर में है कि जब आपकी डेल्टा Ng की वैल्यू 0 आता है तब आपका Kp इज इक्वल्स टू Kc इज इक्वल्स टू Kx इज इक्वल्स टू Kn, सारे जो रेट कांस्टेंट, सारे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो सेम हो जाती है जब आपकी डेल्टा Ng की वैल्यू 0 आता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए वही तो, इसलिए इस जो रिएक्शन में आपको हिडनली ये जो डेल्टा Ng की वैल्यू है निकालना था। डेल्टा Ng की वैल्यू निकालने के लिए ही ये आपको रिएक्शंस गिवन था। ठीक है, तो आपको डेल्टा Ng की वैल्यू मिल गया 0, और 0 के बेसिस में आपने ये कंक्लूड कर दिया कि Kp, Kc, Kx और Kn की वैल्यू सेम है। किस कंडीशन पे? एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन में, सेम टेम्परेचर प्रेशर। और आपको पूछा भी तो वही है ना कि Kp एट द सेम टेम्परेचर, मतलब कि Kc की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए जो है Kp की वैल्यू भी सेम वही हो जाएगा, दैट इज ऑफ 0.1 हो जाएगा आपका आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपका 1 मिनट भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, बस आपको जो हिडनली जो चीजें दिया गया था उसको बस पिकअप करना था। ठीक है, ओके, तो चलिए फटाफट हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ ए गैस ऑन ए सॉलिड डिपेंड्स ऑन। ये बोल रहा है कि एक सॉलिड की सरफेस में एक गैस का आकर एडजॉर्प्शन होना, ठीक है, किस किस फैक्टर के वो डिपेंड करेगा। ठीक है, ओके, चलिए इसको बहुत ही अच्छे से हम डिस्कशन करते हैं। देखिए चलो नेक्स्ट पेज में डिस्कशन कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपका एक सॉलिड सरफेस है, मान लीजिए कि ये आपका एक सॉलिड सरफेस है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका एक सॉलिड सरफेस है, यहां पर गैसियस मोल्स आकर आपका एडजॉर्ब होंगे। ठीक है, तो क्या क्या फैक्टर्स हैं इनको अफेक्ट कर सकते हैं? देखिए पहला है नेचर ऑफ द गैस। हाँ जी, नेचर ऑफ द गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। मान लीजिए कि ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये इजीली लिक्विफाइबल गैस मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब कि, और आपको एडजॉर्प्शन में ये पता होनी चाहिए कि इजीली लिक्विफाइबल गैस, जो गैस इजीली क्लोज आ सकते हैं एक दूसरे के, ठीक है, क्लोज आ सकते हैं, इजीली लिक्विफाइबल हो सकते हैं, इजीली कंप्रेस्ड हो सकते हैं, वो गैस बहुत ही अच्छे से सॉलिड सरफेस में आपके एडजॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, सो दैट्स व्हाई गैस की नेचर कैसा है ये भी डिपेंड करता है, क्या वो गैस आपका इजीली लिक्विफाइबल है या नहीं है। ठीक है, ये डिपेंड करता है। प्रेशर ऑफ द गैस, आपको ये चीज आपको आना चाहिए कि एडजॉर्प्शन जो है ना, एडजॉर्प्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर ऑफ द गैस। अगर आप जितने प्रेशर दोगे ना, प्रेशर बढ़ाओगे, उतने ही ज्यादा, मींस कि आप जितने भी यहां पर ऊपर से प्रेशर डालोगे उतना अच्छा आपका एडजॉर्प्शन होगा, उतना अच्छा वो गैस मॉलिक्यूल सरफेस में चिपक के रहेगा, एडजॉर्प्शन अच्छा होगा। ठीक है गाइस, ओके। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? टेम्परेचर। यस, टेम्परेचर ऑल्सो क्या करता है कि इन्फ्लुएंस करता है। मान लीजिए कि आपने टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा, उसके टेम्परेचर आपने इंक्रीज कर दिया, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने में होगा क्या कि गैस मॉलिक्यूल्स में एनर्जी आ जाएगी। जब वो एनर्जी आ जाएगी वो रैंडमली मूव करना स्टार्ट कर देंगे, तो वो इजीली जो सॉलिड के सरफेस में आकर एडजॉर्ब नहीं हो पाएंगे। सो दैट्स व्हाई ये तीनों जो फैक्टर्स है ना, ये तीनों फैक्टर्स आपका जो गैस का सॉलिड पर एडजॉर्प्शन होने के जो फेनोमेना को फैक्टर करते हैं। सो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज ऑल आर करेक्ट। ठीक है, ओके। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इमल्सिफायर इज ए सब्सटेंस व्हिच स्टेबलाइजेस द इमल्सन, होमोजेनाइज द इमल्सन, कोआगुलेट द इमल्सन, एक्सेलरेट द डिस्पर्सन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड।
ठीक है, देखिए इमल्सिफायर है क्या और इमल्सन है क्या। देखिए जब हम दो इमिसिबल लिक्विड को, देखिए चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन को, इमल्सन, पहले आप ये समझ लीजिए कि इमल्सन क्या है। इमल्सन ये है कि दो इमिसिबल लिक्विड को मिलाना आपका इमल्सन होता है। मीन्स कि वाटर फॉर एग्जांपल वाटर प्लस ऑयल की मिक्सचर, मीन्स कि आपने वाटर में ऑयल को मिक्स कर दिया और उसको सेक कर दिया, तो जो सोल्यूशन आपका बनेगा उसको आप क्या कहोगे, उसको आप इमल्सन कहोगे। दो इमिसिबल लिक्विड को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाना इमल्सन होता है जी, ठीक है। तो इमल्सन क्या है पता चल गया। अभी इमल्सिफायर का काम क्या है, इमल्सिफायर का काम क्या है। देखिए इमल्सिफायर का काम यह है कि वो क्या करता है, इमल्सन को स्टेबलाइज करता है। स्टेबलाइजेस, तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज था, स्टेबलाइजेस द इमल्सन, ठीक है। इसकी इमल्सन को क्या करेगा, ये स्टेबलाइज करेगा। जो आप इमिसिबल लिक्विड को मिक्स करते हुए आपका जो इमल्सन बना होगा, इसको इमल्सिफायर क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। बस आपको डायरेक्टली ये याद रखना है, ठीक है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में को डिस्कशन करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेटल्स फॉर्म द मोस्ट एफिशिएंट कैटलिस्ट, मतलब कि इनमें से कौन सा जो मेटल्स है वो आपका मोस्ट एफिशिएंट कैटलिस्ट फॉर्म कर सकता है। क्या आपका अल्काली मेटल्स है, क्या आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, क्या आपका ट्रांजिशन मेटल्स है। सो गाइस देखिए, आपका जो ट्रांजिशन मेटल्स है वो बहुत ही अच्छे से एफिशिएंट कैटलिस्ट फॉर्म कर सकते हैं। इसका रीजन क्या है, रीजन कुछ पॉइंट्स हैं दैट इनके पास बहुत अच्छा वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होता है, ठीक है। डी ऑर्बिटल होने का रीजन क्या है कि देखिए आपके पास अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल से आपके पास बहुत अच्छा स्पेस है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि बहुत अच्छा कैटलिस्ट की तरह वर्क कर सकते हो। क्योंकि कैटलिस्ट का वर्क होता है क्या है कि कैटलिस्ट क्या करता है, जाकर एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद उसका काम क्या होता है कि कैटलिस्ट क्या करता है, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं उनको सरफेस प्रोवाइड करता है। उनकी कैटलिस्ट, मान लीजिए कि ये आपका कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट के ऊपर आपका क्या करेंगे, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से इस कैटलिस्ट के ऊपर आकर क्या करेंगे, प्लेस्ड होकर वो रिएक्शन करेंगे और प्रोडक्ट होने के बाद वो चले जाएंगे। मतलब कि कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्टेंट को रिएक्ट करने का एक प्लेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होंगे, उनके पास स्पेस होंगे, तो वो क्या कर सकते हैं, इजीली आपका क्या करते हैं, जो रिएक्टेंट को क्या करते हैं, सरफेस प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर रिएक्शन, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स आपका एक्ट कर सकते हैं एज ए एफिशिएंट कैटलिस्ट, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आपका आंसर बन जाएगा ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर जाते हैं। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है, द स्पीसीज अमंग द फॉलोइंग व्हिच कैन एक्ट एज एन एसिड एंड अ बेस। इन चारों में से कौन सा वो कंपाउंड है या कौन सा वो स्पीसीज है जो आपका एसिड की तरह भी एक्ट कर सकता है, जो आपका बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है। अच्छा चलिए देखते हैं। देखिए आपने लोरी की नाम सुना होगा, वो वाला लोरी नहीं, लोरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा लोरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट को आप समझ लीजिए। देखिए अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रोंस्टेड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट, लोरी ब्रोंस्टेड के थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको आना चाहिए थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जो भी कंपाउंड आपका H प्लस क्या करता है, डोनेट करता है, H प्लस डोनेट करता है, उसको हम एसिड बोलते हैं। जो कंपाउंड आपका H प्लस को एक्सेप्ट करता है उसको हम बेस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। बस इसी दो पॉइंट से आपका आंसर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए तो देखिए पहले हम HSO4 को ही कंसिडरेशन करते हैं। मान लीजिए कि HSO4 क्या है, HSO4 माइनस था, ठीक है। ये क्या कर सकता है, आपका SO4 2 माइनस प्लस H प्लस में डिसोसिएट हो सकता है। दैट मीन्स कि HSO4 जो है सक्सेसफुली एक H प्लस को डोनेट कर दिया। दैट मीन्स कि हम HSO4 को एसिड कह सकते हैं, बहुत ही बढ़िया एसिड कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट, ठीक है। अच्छा अभी क्या है कि बेस की चर्चा कर लेते हैं। HSO4 माइनस में अगर हम H प्लस को ऐड करते हैं
अगर मान लीजिए कि हम H+ को ऐड करते हैं तो हमारा ये क्या फॉर्म कर देगा, H2SO4। आप तो इस कंपाउंड को बहुत ही अच्छे से पहचानते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये। दैट मीन्स कि HSO4- ने क्या किया, H+ को भी बहुत ही सक्सेसफुली एक्सेप्ट कर लिया। दैट मीन्स कि HSO4 एज ए बेस की तरह भी बढ़िया एक्ट किया। सो HSO4- ही हो जाएगा आपका आंसर, जो कि बोथ एसिड एंड बेस की तरह एक्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट। ठीक है, तो लोरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो गाइस चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। अब तक हमने 15 क्वेश्चन को डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या कह रहा है कि ए बफर सोल्यूशन, ओके, यहां पर आ गया आपका आयोनिक इक्विलिब्रियम। ओके, a buffer solution has equal volumes of 0.2 molar NH4OH and 0.2 molar NH4Cl. The pKb of the base is 5. The pH is, आपको क्या किया है, एक बफर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। दैट मीन्स कि बफर से रिलेटेड आयोनिक इक्विलिब्रियम में जो भी फॉर्मूला है अभी आपको वो फॉर्मूले माइंड में ले आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वही फॉर्मूला अभी यूज होने वाला है। ठीक है, ओके, अभी आपको क्या किया कि 0.2 मोल ऑफ NH4OH दिया, ठीक है, जो कि आपका एक बेस है, और 0.2 मोल ऑफ NH4Cl दिया जो कि आपका सॉल्ट है, और आपको pKb की वैल्यू दे रहा है 5 और आपको pH पूछ रहा है। दैट मीन्स कि यह आपका हेंडरसन इक्वेशन की बात कर रहा है। ठीक है, मीन्स की गिवन डाटा और जो क्वेश्चन पूछा है उसको अगर हम रिलेट करेंगे तो हमें कहीं ये फॉर्मूला याद आ रहा है, मीन्स की रिलेटेड टू बफर, क्या कि POH इज इक्वल्स टू PKB प्लस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ बेस। ठीक है, लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ बेस। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने हेंडरसन इक्वेशन में पढ़ा होगा, तो यही फॉर्मूला भी यूज यहां पर हो जाएगा। तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए, POH इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, PKB की वैल्यू दे दिया है 5 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट की कंसेंट्रेशन क्या दिया है, सॉल्ट की कंसेंट्रेशन दिया है आपका, सॉल्ट आपका क्या है, NH4Cl है 0.02 अपॉन बेस की कंसेंट्रेशन क्या दिया है 0.2। ठीक है, अगर हम यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा कि POH इज इक्वल्स टू 5 प्लस लॉग ऑफ 0.2 अपन 0.02 अपन 0.2 आपका क्या आएगा कि 0. आप सॉल्व करोगे डायरेक्टली 0.1 आ जाएगा। ठीक है, अभी लॉग ऑफ 0.1 आपका क्या आता है कि लॉग ऑफ 0.1 आपका -1 आएगा। ठीक है, आप कैलकुलेटर यूज कर लेना, आपका -1 आ जाएगा। ठीक है, अगर सेम वैल्यू हम पुट करते चले, POH इज इक्वल्स टू 5 -1 आ गया, 5 - 1 कितना आ गया, 4 आ गया, मतलब POH की वैल्यू आपका आ गया 4। मतलब लेकिन आपको POH की वैल्यू पूछा नहीं है, आपको पूछा है pH की वैल्यू। तो आप जल्दबाजी में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 4 की आंसर आपका यहाँ पर 4 आया ना, आंसर में ऑप्शन में 4 भी है, तो जल्दबाजी में 4 को टिक करके मत आ जाना। ठीक है, आपको पूछा pH है। ठीक है, मतलब अच्छा, अभी आपको एक रिलेशन पता है pH एंड POH के बीच में कि pH प्लस POH इक्वल्स टू 14 होता है। अभी POH की वैल्यू अगर 4 है तो pH की वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो यहां से आप आराम से निकाल सकते हो दैट pH की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आपका 10 आ जाएगा। दैट मीन्स कि आपका जो आंसर है ना वो आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था गाइस क्वेश्चन 16 का कंप्लीट सॉल्यूशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बस आपको डायरेक्टली फॉर्मूला था। CUET के जो क्वेश्चन है काफी इजी होते हैं। ठीक है, एग्जाम लेवल के क्वेश्चन से बहुत इजी होते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला होते हैं। बस आपको रिलेटेड टॉपिक का फॉर्मूला, रिलेटेड टॉपिक के कंसेप्ट ये आपको आने चाहिए। ठीक है, और आप हमारे साथ ये सॉल्यूशन की सीरीज में जुड़े रहिए, आपका बहुत ही ज्यादा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, और यहां से भी आप बहुत कुछ नॉलेज गेन करके बहुत क्वेश्चंस आपको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके, चलिए अब हम सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या आता है। द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ pH 3 at 25 डिग्री सेल्सियस। एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लिया गया जिसको एक सॉल्यूशन में डिप किया गया, जिस सॉल्यूशन का pH था 3। ओके, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री मतलब कि रूम टेम्परेचर में ये चीज किया गया।
द पोटेंशियल वुड बी द वैल्यू, कि आपको द पोटेंशियल पूछा है। पोटेंशियल मतलब देखिए ये आपका अभी क्वेश्चन आ गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको ये आना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है किस टॉपिक से आया है। तो ये क्वेश्चन गाइस देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आया है, ठीक है। और अभी मुझे ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात इसकी डाटा दे रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहा है, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से मुझे ये पोटेंशियल पूछ रहा है, मतलब कि कहीं ना कहीं मुझे ई सेल की वैल्यू मुझे पूछ रहा है, ठीक है। और अभी मुझे कौन सा फॉर्मूला चाहिए, कुछ ऐसा फॉर्मूला चाहिए जहां पर मुझे ई सेल भी हो और कहीं ना कहीं पीएच भी हो, और ये जो डाटा मुझे गिवन है ये भी कहीं ना कहीं यूज हो रहा हो। अगर ऐसा कुछ फॉर्मूला हम देखें तो एक फॉर्मूला ऐसा है, कौन सा है, देखिए फॉर्मूला ये है कि ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल प्लस लॉग ऑफ प्लस 0.059 इंटू पीएस। क्योंकि 0.059 क्यों पुट किया कि डायरेक्टली स्टैंडर्ड कंडीशन था और आपको डायरेक्टली वैल्यू भी गिवन था। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल प्लस 0.059 इंटू पीएच। तो डायरेक्टली हम यहां पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपका क्या होता है कि 0, तो यहां पर तो 0 हो गया, तो सिंपली क्या बचा 0.059 इंटू पीएच बचा। अभी पीएच आपको गिवन है, पीएच की वैल्यू क्या था, पीएच की वैल्यू आपका था 3, ओके 3 गिवन था, तो 0.059 इंटू आप जब 3 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.177। तो ई की वैल्यू आपका, इसकी जो पोटेंशियल की वैल्यू आ गया 0.177, ठीक है। अभी आपका 0.17 किस ऑप्शन में, देखिए 0.177 आपका यहां पर पहला ऑप्शन में है। और देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए माइनस 0.177 भी प्रेजेंट है, तो आपको बहुत ही अच्छे से इसको फोकस के साथ करना होगा, ठीक है। तो आपका आंसर बन जाएगा पहला वाला, ओके। सो सॉरी गाइस, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था तो इरेज करना पड़ा। तो अब चलिए हम 17 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कशन कर लिए थे, अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है कि 20 ml ऑफ 0.5 नॉर्मल HCl and 35 ml of 0.1 normal NaOH are mixed। मींस कि 20 ml of 0.5 normal HCl लिया गया एंड 35 ml की वॉल्यूम का 0.1 नॉर्मल NaOH को लेकर हम मिक्स्ड किया गया, ओके। तो रिजल्टिंग सोल्यूशन क्या है उसके ऊपर कमेंट करने को बोला। क्या रिजल्टिंग सोल्यूशन न्यूट्रल है, बेसिक है, टर्न फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन पिंक करता है, या टर्न मिथाइल ऑरेंज को रेड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिजल्टिंग सोल्यूशन क्या है उसके ऊपर कमेंट कैसे करेंगे, तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने हम नेक्स्ट पेज में इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपका गिवन है 20 ml, ठीक है, 20 ml, दैट मीन्स की वॉल्यूम ऑफ HCl आपको गिवन है 20 ml, ठीक है। एंड नॉर्मेलिटी ऑफ HCl आपको क्या गिवन है, नॉर्मेलिटी ऑफ HCl गिवन है आपको 0.5, ठीक है। अभी नॉर्मेलिटी ऑफ HCl, तो यहां से हम मोलरिटी ऑफ HCl काउंट कर सकते हैं। मोलरिटी ऑफ HCl क्या होगा, नॉर्मेलिटी अपॉन n फैक्टर, ठीक है, नॉर्मेलिटी अपॉन n फैक्टर। अभी n फैक्टर HCl के लिए क्या होता है, क्योंकि जब HCl डिसोसिएट होगा H प्लस प्लस Cl माइनस, अभी चार्ज 1 है तो n फैक्टर क्या होता है 1 होता है। तो नॉर्मेलिटी क्या है 0.5 था, अपॉन n फैक्टर क्या है 1 है, तो दैट मीन्स मोलरिटी भी सेम 0.5 आ जाएगा, ओके। सेम साइड अब अगर हम डिस्कशन करें जो NaOH था, NaOH की वॉल्यूम कितना दिया था 35 ml, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ NaOH जो था वो क्या गिवन था आपको, वो आपको गिवन था 35 ml, ठीक है। और नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH आपको क्या गिवन था, नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH आपको गिवन था 0.1, दैट मीन्स कि यहां से मोलरिटी ऑफ NaOH भी सेम आ जाएगा 0.1 बाय द सेम कैलकुलेशन, क्योंकि Na प्लस और OH माइनस पे डिसोसिएट होने के बाद Na प्लस और OH माइनस मिलेंगे, मतलब कि चार्ज आपको 1 ही मिलेगा, तो n फैक्टर आपका 1 ही होगा, तो सेम कैलकुलेशन के थ्रू आपका 0.1 भी आपको सेम आ जाएगा, ठीक है। अभी ये आपको मोलरिटी ऑफ HCl और मोलरिटी ऑफ NaOH मिल गया, ठीक है। और यहां से हमको क्या करना है, मोल्स को काउंट करना है, देखिए ठीक है। तो देखिए मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी होता है मोल्स पर लीटर, ठीक है। अभी मोल्स पर लीटर की वैल्यू आपको HCl के लिए क्या गिवन था 0.5, ठीक है। लेकिन ये जो 0.5 मोल्स था ये कितने में था, 1 लीटर के लिए था, ठीक है। मींस कि 1000 ml में आपका 1000 ml में 0.5 मोल्स, ठीक है, 0.5 मोल्स।
तो आपको लेकिन क्वेश्चन में कितना गिवन था, क्वेश्चन में तो आपको 20 ml गिवन है, तो 20 ml के लिए अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, 20 ml के लिए निकालेंगे तो 0.5 अपॉन 1000, ये तो लिटिल बिट आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए, ठीक है, 0.5 अपॉन 1000 इंटू 20, आप ये करोगे तो आपका आ जाएगा 10 to the power -2 मोल्स, ठीक है। दैट मीन्स कि 20 ml में आपका 10 to the power -2 मोल्स का HCl प्रेजेंट है, ठीक है। अगर सेम साइड अगर हम NaOH का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, अगर हम NaOH की कैलकुलेशन यहाँ पर करेंगे तो देखिए अगर NaOH के लिए जो मोलरिटी वो क्या गिवन है, मोलरिटी आपका गिवन है 0.1। दैट मीन्स कि सेम 1000 ml में, इसका भी 1000 ml में आपका मोल्स कितना है 0.1 गिवन है, एंड इसका लेकिन ओरिजिनल जो वॉल्यूम है वो कितना गिवन था 35 ml, मतलब हमें 35 ml में कितना मोल्स है ये काउंट करना है, कैलकुलेट करना है। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 0.1 अपॉन 1000 इंटू 35, तो आपका अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका कहीं ये आ जाएगा 3.5 इंटू 10 to the power -3 मोल्स, 3.5 इंटू 10 to the power -3 मोल्स। तो आप यहां पर देख सकते हो कि जब आपका 10 to the power -2 मोल्स का HCl, 2 मोल का HCl एंड आपका 3.5 इंटू 10 to the power -3 मोल्स का आपका 3.5 इंटू 10 to the power -3 मोल्स का NaOH को आपको मिक्स किया जाएगा, ये आपका NaOH की वैल्यू है, इतने को आपको मिक्स किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि जब ये जो सोल्यूशन है ना, मीन्स कि जब आप 10 to the power -2 मोल्स ऑफ HCl एंड 3.5 इंटू 10 to the power -3 मोल्स ऑफ NaOH को मिक्स करोगे तो आपका क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा, क्योंकि ये आपका एसिड है और ये आपका ये आपका बेस है। जब एसिड बेस मिलेंगे न्यूट्रलाइज करेंगे, मतलब कि 3.5 इंटू 10 to the power -3 मोल्स एंड 10 to the power -2 मोल्स में आपको डायरेक्टली ही ये दिख रहा है कि 10 to the power -2 मोल्स ज्यादा है, मतलब कि आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन जो सोल्यूशन में किसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी, HCl की कंटेंट ज्यादा रहेगी, मतलब आपका जो सोल्यूशन है कहीं ना कहीं एसिडिक मीडियम होगा। तो चलिए देखते हैं कहां पर एसिडिक, हमें तो ये मिला, मीन्स कि हमें सोल्यूशन का जो इंडिकेशन ये मिला कि एसिडिक है। क्या एसिडिक ऑप्शन में है? नहीं, न्यूट्रल है, बेसिक, एसिडिक नहीं है। लेकिन हमें पता है कि एसिडिक मीडियम क्या करता है, मिथाइल ऑरेंज को रेड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। दैट्स वाई आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा कि टर्न मिथाइल ऑरेंज रेड हो जाएगा। आपको डायरेक्टली जैसे बेसिक ऑप्शन में था, आपको डायरेक्टली एसिडिक नहीं था, बट आपको ये प्रॉपर्टी आनी चाहिए कि एसिडिक जो मीडियम जब होता है आपका मिथाइल ऑरेंज का कलर जो होता है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो दैट्स वाई ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस था। आपको थोड़ा मोल कंसेप्ट की कंसेप्ट आनी चाहिए, ठीक है, और आपको थोड़ा इंडिकेटर की कंसेप्ट थोड़ा आना चाहिए, ठीक है। ओके, डायरेक्टली क्वेश्चंस था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, corrosion of iron is essentially an electrochemical phenomenon where the cell reactions are। इसकी आपको पूछ रहा है जो आयरन की जो corrosion होता है या रस्टिंग ऑफ आयरन होता है उसका जो सेल रिएक्शन क्या है। तो ये सेल रिएक्शन क्या है, कुछ है, इसको आप प्रेडिक्ट करने से पहले आपको जो कोरोजन ऑफ आयरन या रस्टिंग ऑफ आयरन का सेल रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसका सिंपल सा एक रिएक्शन होता है कि 2Fe, ठीक है, 2Fe प्लस O2 प्लस 2H2O, जब ये आप इतना अगर आप मिलाओगे, मीन्स कि आयरन, ऑक्सीजन और वाटर को जब आप मिला के रिएक्शन करोगे ना तो आपका आयरन का क्या हो जाता है, करोजन हो जाता है, मीन्स कि आयरन की रस्ट आयरन बन जाता है वो, और आपको वो फॉर्म कर देगा 2FeOH का होल 2, ये आपको फॉर्म कर देगा। दैट मीन्स कि आप देख सकते हो कि आपका पहले जो Fe था उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था, अभी आपका जो Fe है ना उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको पता है OH जो है वो OH माइनस में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर 2 OH है, मतलब कि -2 हुआ होगा, अगर ये -2 हुआ होगा तो ये +2 हुआ होगा, मतलब आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से ये आपका कन्वर्ट हो गया +2 में। ऐसा कहां पर है, देखिए आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड टू +2, ओके ठीक है, आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड टू +3 नहीं, ये तो पहले से कट गया। आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड टू +2, हाँ ये भी सही है। आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड टू +2, हाँ ये भी सही है। ओके नेक्स्ट, एंड डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर टू रिड्यूस टू OH-, हाँ सही है, ये सही है कि
डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर, ऑक्सीजन क्या किया, वाटर में डिजोल्व हुआ और आपको OH माइनस इस तरफ आपको देखने को मिल रहा है कि नहीं। लेकिन ऐसा किसी भी ऑप्शन में देखो, बाकी जो ये ऑप्शन कुछ हद तक एलिजिबल थे, लेकिन यहां पर क्या की, वाटर रिड्यूस टू O2 माइनस, वाटर रिड्यूस टू O2, ऐसा तो कहीं पर भी आपको O2 तो प्रोडक्ट साइड में दिख ही नहीं रहा है ना। तो आपका डायरेक्टली आंसर ये बन जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आप कुछ नहीं, कोरोजन ऑफ आयरन या रस्टिंग ऑफ आयरन की जो सेल रिएक्शन होती है, मींस की जो रिएक्शन होती है ना, वो रिएक्शन आपको याद रहना था। अगर वो रिएक्शन ही आपको याद रहता तो उस रिएक्शन की रिलेशन से आप इस जो क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ना, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, so अब चलिए हमारा फाइनल क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन को डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मेजर्ड बाय, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है, जो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इसको कैलकुलेशन करते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल, इसको हम किस जो मशीन है उससे मेजर कर सकते हैं। तो ये तो इंफॉर्मेटिव है, ठीक है, और बहुत इजी भी है। दैट इज आंसर है आपका इसका वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर में हम क्या करते हैं कि इसका जो क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल को मेजर करते हैं। और उसके साथ साथ बाकी तीनों जो ऑप्शन है उनको भी डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या पता कि इन फ्यूचर करंट ईयर में यहां से क्वेश्चन आ जाए। तो देखिए, इलेक्ट्रोमीटर क्या कहता है कि इलेक्ट्रोमीटर आपका स्लाइटली करंट और आपका वोल्ट को मेजर करने के लिए इलेक्ट्रोमीटर यूज होता है, स्मॉल करंट एंड वोल्ट को। गैल्वेनोमीटर जो होता है, आपने गैल्वेनोमीटर फिजिक्स की प्रैक्टिकल लैब में यूज किया होगा। गैल्वेनोमीटर जो आपके करंट फ्लो हो रही है कि नहीं, सर्किट में करंट की फ्लो हो रही है कि नहीं, उसको मेजर करने के लिए आपने गैल्वेनोमीटर यूज किया होगा। और जो पायरोमीटर है, पायरोमीटर जनरली आप यूज नहीं किए होंगे। पायरोमीटर मेनली आपका क्या होता है कि टेम्परेचर, मींस की कोई हॉट बॉडी है, मान ले कि आपके सामने कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कि बहुत ही हॉट है, ठीक है, उस हॉट सब्सटेंस की टेम्परेचर कितना है अभी, उसको मेजर करने के लिए हम पायरोमीटर लेते हैं, जो कि उस हॉट सब्सटेंस से कौन सा आपका कलर एमिट होता है, उस कलर के बेसिस पे ये पायरोमीटर जो है आपको कैलकुलेट करके उसका टेम्परेचर की वैल्यू देता है। तो ठीक है, तो पायरोमीटर आपका टेम्परेचर कैलकुलेशन करता है। तो गाइज यहां तक हमारा 20 क्वेश्चंस था, जो कि हमने बहुत ही डिटेल से डिस्कशन किया, और कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से आता है, क्वेश्चन के बिहाइंड में कंसेप्ट क्या है, ये सारे हमने डिस्कशन किया इन 20 क्वेश्चंस। हाँ, आई होप कि वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया, बट स्टिल आपको 20 क्वेश्चन जस्ट हमने आंसर नहीं बताया, हमने 20 क्वेश्चन का आंसर भी निकाला, उसका प्रॉपर डिस्कशन भी किया, ठीक है, ताकि आपको कंसेप्ट भी थोड़ा थोड़ा आपका नॉलेज इंक्रीज हो जाए और इन फ्यूचर आपको क्वेश्चन कहीं इसी कंसेप्ट में ना आ जाए। क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज्यादा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, या प्रीवियस ईयर के कंसेप्ट सेम टाइप के क्वेश्चंस आपका रिपीट होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि मैं आपको जो 20 क्वेश्चंस था लेसन 1 का, मींस की पार्ट 1 का, बहुत अच्छे से मींस की आपको हेल्प कर पाया होगा। अगर स्टिल आपको इसी 20 क्वेश्चन में कोई सा भी डाउट रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट कर देना, मैं आपको श्योर रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन तक आप ये जो क्वेश्चन डिस्कशन हुआ आप अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिए, क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट।